नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ अब ठंड का मौसम और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन सब कारणों से निमोनिया से ग्रस्त होने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। सर्दी के मौसम में वैसे भी बच्चों से लेकर वृद्ध तक किसी को भी निमोनिया हो सकता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण निमोनिया का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया में इस बीमारी की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादातर मौत का शिकार होते हैं। भारत में भी बच्चों में निमोनिया होना अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा आम है। बुजुर्गों में भी निमोनिया का खतरा ज्यादा होता है। आखिर क्या होता है निमोनिया और कोविड काल में क्यों ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है निमोनिया? क्या है इसके लक्षण और बचने के लिए क्या उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं? इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक नानगिया। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या कजारिया। डॉक्टर कजारिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शिव नारायण जैना। डॉक्टर जैना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हाल की परिस्थितियों में निमोनिया होने से गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस समय महामारी का भी कहर है। निमोनिया होने से मरीज को कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कोविड-19 से पीड़ित किसी व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो ये बीमारी जान भी ले सकती है। निमोनिया फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जिसमें एक या दोनों फेफड़ों में मौजूद एयर सैक यानी वायु की थैली में तरल पदार्थ या पस भरने की वजह से सूजन आ जाती है। फेफड़ों से जुड़ा ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया या फंगस किसी भी वजह से हो सकता है। अचानक मौसम के बदलने से सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में निमोनिया जैसे रोग लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। इससे बचाव की जरूरत है क्योंकि कोविड-19 में निमोनिया अब तक घातक साबित हुआ है। ज्यादातर लोग निमोनिया को एक साधारण बीमारी समझते हैं, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में दुनिया भर में निमोनिया की वजह से करीब 25 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 6,72,000 बच्चे शामिल थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कारणों में पहला नाम निमोनिया का है। लिहाजा लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। इस साल कोविड-19 महामारी की वजह से निमोनिया के मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और आशंका है कि इस साल कोविड-19 की वजह से निमोनिया से होने वाली मौतों में 75% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 में निमोनिया दोनों फेफड़ों को एक साथ प्रभावित कर सकता है, जिससे जटिलताएं काफी बढ़ जाती हैं। वैसे तो कोविड-19 निमोनिया के ज्यादातर लक्षण सामान्य वायरल निमोनिया जैसे ही होते हैं, जिस वजह से कोविड-19 या किसी और श्वसन संबंधी इन्फेक्शन का टेस्ट किए बिना ये बता पाना मुश्किल है कि आखिर किस वजह से मरीज में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। कोविड-19 निमोनिया के सामान्य लक्षणों की बात करें तो ऐसे मरीजों में भी ज्यादातर सामान्य निमोनिया जैसे ही लक्षण देखे गए हैं, जिसमें बुखार, थकान, सूखी खांसी, कपकपी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द जो खांसने पर बढ़ जाए, कमजोरी, नाक बहना, गले में दर्द और डायरिया शामिल है। हम तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों से समझेंगे आखिर निमोनिया क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं और कोविड-19 के काल में किस तरह से निमोनिया और घातक साबित हो सकता है और क्या सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं। डॉक्टर विवेक नानगिया, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मैं चाहूंगी पहले आप सरल शब्दों में समझाइए कि निमोनिया आखिर क्या है, ये क्यों होता है और भारत में इस बीमारी की स्थिति क्या रही है अब तक। लंग्स के इन्फेक्शन को, यानी कि फेफड़ों में जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसको, और स्पेशली अगर वो एक्सरे के अंदर पैच के फॉर्म में अगर नजर आ रहा है तो उसको निमोनिया कहते हैं। हम्म। निमोनिया इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव दोनों कारणों से हो सकता है। इन्फेक्टिव हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इवन टीबी की वजह से, एंड नॉन इन्फेक्टिव होता है जैसे किसी केमिकल की वजह से, टॉक्सिक गैस की वजह से, उसको भी केमिकल निमोनाइटिस कहते हैं या केमिकल निमोनिया कहते हैं। जो इन्फेक्टिव निमोनियाज होते हैं उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, गहनामेला कैटारालिस, क्लेप्सिला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड फंगल टीबी
वायरल में इन्फ्लुएंजा निमोनिया हमें काफी देखने को मिलता है, और आजकल कोविड तो हम देख ही रहे हैं सुबह शाम। हम्म, बिल्कुल। निमोनिया के अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर में ये नंबर 1 इन्फेक्टिव कॉज है जिसकी वजह से मृत्यु होती है इंसान की। इंडिया में भी हमने देखा है कि आई थिंक टॉप 6 इन्फेक्टिव कॉजेज ऑफ डेथ में निमोनिया आता है। आईसीयूज में सबसे कॉमन कारण इन्फेक्शन होने का निमोनिया होता है। निमोनिया अगर बाहर किसी को होता है, जैसे घर बैठे हुए होता है, तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। हॉस्पिटल में आकर अगर होता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। एक टाइप का निमोनिया होता है जिसको वॉकिंग निमोनिया कहते हैं, जिसमें सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड रहते हैं, और ऐसे मरीज क्योंकि चलते फिरते रहते हैं और ज्यादा दिक्कत नहीं होती उनको, इसलिए उसको वॉकिंग निमोनिया। तो किसी भी इंफेक्शन, लंग के इंफेक्शन में जिसमें एक्सरे में पैच आना शुरू हो जाता है, उसको निमोनिया कहा जाता है। ठीक है डॉक्टर नानगिया। डॉक्टर दिव्या कजारिया, आयुर्वेद के नजरिया क्या कहता है निमोनिया को लेकर? नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में इसका वर्णन जो है आधुनिक जैसे परिवेश में अभी जिस तरह से इसका उल्लेख है, उसी प्रकार से संहिता ग्रंथों में भी इसका अक्षर उल्लेख किया गया है। चरक संहिता में इसको शीघ्रकारी के नाम से किया गया है, जिसमें वो आचार्य कहते हैं कि श्वास के साथ अगर व्यक्ति को 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर ठीक न अच्छी सुविधा या अच्छा इलाज न दिया जाए तो मृत्यु की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से आगे माधव भी कहते हैं कि इसको श्लेष्मक ज्वर, श्वसनक ज्वर के नाम से कहा गया है। तो इसका संहिता ग्रंथों में पूरा वर्णन है और उस हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट भी बताई गई है। ठीक है, हम समझेंगे आगे भी इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है और किस तरह की सावधानियां जो बरती जाए। डॉक्टर जेना, होम्योपैथी बताइए हमें, होम्योपैथी निमोनिया के बारे में क्या कहता है? होम्योपैथी का नजरिया क्या है इसे लेकर? होम्योपैथी में हम बीमारियों को एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज की नज़र से देखते हैं, और न्यूमोनिया जो है एक एक्यूट डिजीज है। तो एक्यूट डिजीज होने के नाते जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया कि कई सारे कॉजेस है, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया है, या हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया है। तो ये सारे एक्यूट डिजीजेस में आते हैं। तो एक्यूट डिजीज जब भी कोई पेशेंट को होता है, हमारा जो होम्योपैथी का नज़र है, एक्यूट डिजीज के अंदर सिम्टम और लक्षण जो है होते हैं तरुण होते हैं, मतलब आसानी से समझ में आते हैं, आसानी से पकड़ में आते हैं, और जो रोगी होते हैं उस लक्षण को आसानी से शेयर कर पाते हैं। तो एक्यूट डिजीज में सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं, इसीलिए एक्यूट डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो कंपैरेटिवली आसान है। ये होम्योपैथी का नजरिया एक्यूट डिजीज के लिए है। तो सेम चीज हमारा न्यूमोनिया के लिए भी अप्लाई करता है। ठीक है डॉक्टर नानगिया, क्योंकि कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है, मैं ये समझना चाहूंगी क्या कोविड-19 निमोनिया सामान्य निमोनिया से अलग है? क्या इसमें कोई फर्क है? देखिए, सामान्य निमोनिया जो हम लोग को आज से पहले कोविड के आने से पहले जिस प्रकार के हमें निमोनिया देखने को मिलते थे, उसमें जो बैक्टीरिया सबसे कॉमनली कंसिडर किया जाता था वो होता था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद आते थे एच इन्फ्लुएंजा, उसके बाद आता था कैटारालिस, उसके बाद आते थे ये क्लेप्सिला, इकोलाई और इस प्रकार के बैक्टीरिया होते। इनका जो एक्सरे या सीटी स्कैन का पिक्चर होता था वो टोटली डिफरेंट होता था। वो यूजुअली एक किसी लंग के सेगमेंट में, या अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंग्स को जो है एक सांस की मेन नली होती है, आगे जाके राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होती है, उसके आगे जाके एल्वेओलर सैक्स होते हैं जिसको जो टोटल कॉन्स्टिट्यूट करके लंग्स फॉर्म करते हैं। लंग्स के वेरियस सेगमेंट्स होते हैं और वेरियस लोब्स होते हैं। सो यूजुअली जो साधारण टाइप का निमोनिया जिसको हम लोग समझते थे, वो यूजुअली एक सेगमेंट, लोब या 2 सेगमेंट्स, एक लोब ऐसे इन्वॉल्व करता था। ये जो कोविड टाइप का निमोनिया है, ये बहुत ही पैची निमोनिया होता है, दोनों लंग्स में होता है, ज्यादातर नीचे की तरफ होता है, जबकि साधारण निमोनिया ऊपर की तरफ ज्यादा नजर आता था हमें एक्सरेज एंड सीटी स्कैन में। ये ज्यादा नीचे की तरफ होता है एंड इल डिफाइंड सा होता है, मतलब एक्सरे एंड सीटी में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही इल डिफाइंड सा। इनकी प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है। यूजुअली जो प्रेजेंटेशन होती थी जो साधारण निमोनिया की होती है, उसमें खांसी होती है, बलगम होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है, जबकि इस निमोनिया में, कोविड निमोनिया में ज्यादातर ड्राई खांसी होती है और ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस फूलने लगता है। बुखार तो दोनों ही सिचुएशन में होता है एंड सांस ज्यादा फूलता है,
फिर ऑक्सीजन मिसमैच कोविड निमोनिया में ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी रेट कोविड निमोनिया का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साधारण। तो ठीक है। ये फ़र्क है दोनों प्रकार के में। ठीक है। डॉक्टर दिव्या कजारिया, जिस तरह से हमें कोविड-19 निमोनिया और सामान्य निमोनिया में हमें अंतर बताया है डॉक्टर नानगिया में, इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? और क्या ये माना जाए कि जो कोविड-19 निमोनिया है वो ज़्यादा खतरनाक होता है सामान्य निमोनिया से? हाँ, बेसिकली जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो जैसा सर ने भी बताया कि ये दोनों तरह से हो सकता है, इन्फेक्टिव भी और नॉन इन्फेक्टिव भी। लेकिन जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत मायने रखता है और पेशेंट की लिथैलिटी मतलब फैटेलिटी बहुत अधिक हो सकती है और विदिन मतलब टाइम की इसमें बहुत वैल्यू रखता है। इसीलिए हम आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन ना करे पेशेंट, खासतौर से अगर उनको लगे कि फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, चिल्स के साथ है और अगर स्प्यूटम में ब्लड आने लगे तो तुरंत ही चिकित्सकीय परामर्श लें, जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी नियरेस्ट जो उनके पास हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वैल्यू करता है। और अगर पेशेंट में एक बार लंग डिस्ट्रक्शन हो जाए, लंग पैरेंकाइमल डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ILD मतलब जिसको हम कहते हैं कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती है। तो जितनी कोशिश करें, क्योंकि आपके पास जो नियरेस्ट फिजिशियन है वो आपके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मतलब जो लक्षण है उसके आधार को देखिए पता लगा लेता है कि सीवियरिटी कितनी है। सीवियरिटी को एसेस करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है और वो भी टाइम बीइंग में, मतलब टाइम इसमें टाइम का बहुत वैल्यू है। तो मैं यही कहूँगी कि कोविड-19 के केस में खासतौर से जबकि हम देख रहे हैं कि ये सभी एज ग्रुप में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि जैसे पहले हम मानते थे कि 65 के एज ग्रुप के अधिक हैं और मेल अगर एज है और एजेड है पेशेंट तो वो ज़्यादा लिथैलिटी है। तो मेरा तो यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसके लिए समय का महत्व रखें। डॉक्टर जैना, क्योंकि जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ज़्यादा होता है निमोनिया, या फिर बहुत जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उन्हें इसका भी खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम कोविड-19 निमोनिया की बात करते हैं तो क्या इसका खतरा सभी उम्र पे बराबर का है? कोविड-19 में भी जो बुजुर्ग है उनके अंदर जो खतरा सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और जो कोमॉर्बिडिटी जैसे कोई डायबिटीज से भुगत रहा है, कोई हाइपरटेंशन से भुगत रहा है, कोई हार्ट डिजीज से है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज है, तो ऐसे केसेस में मॉर्टेलिटी या मरने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे खाली मतलब बुजुर्ग नहीं, बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा है इसका मॉर्टेलिटी, और इवन एडल्ट्स में भी इसका मॉर्टेलिटी जैसे नॉर्मल न्यूमोनिया, आम न्यूमोनिया से इसमें ज़्यादा है कोविड न्यूमोनिया के अंदर। ठीक है। डॉक्टर नानिया, मैं चाहूँगी आप लक्षण बताएं, ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर वो लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वो निमोनिया हो सकता है? जी, सो बेसिकली अगर किसी को खांसी है, बुखार है, साथ में बलगम में थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, सांस फूलने लगता है, सांस के साथ साथ कई बार पेशेंट्स का ऑक्सीजन ड्रॉप भी हो सकता है। आजकल तो सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल है, अब तो मरीज अपने आप ही पल्स ऑक्सीमीटर चेक करके बता देते हैं, इतना अवेयरनेस हो गया है सब में। सो उससे जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं। पुराने जमाने में, मतलब पुराने क्या जमाने में, पल्स ऑक्सीमीटर के आने से कुछ दिन पहले तक हम लोग उसका ये ब्लूइश डिस्कलरेशन पे डिपेंड करते थे कि जो फिंगर नेल्स हैं, टिप्स ऑफ द फिंगर्स हैं, जबान है, इसमें अगर ब्लू हो रही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है एंड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। सांस की रफ्तार अगर तेज हो रही है, मोर देन 16 या मोर देन 20 हो रहा है, तो ऐसे मरीज को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 92% से नीचे जा रहा है या पेशेंट कंफ्यूजन में जा रहा है या ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ये सब सीरियस साइंस हैं एक सीरियस एंड वेरी सिवियर निमोनिया के, जिसको इग्नोर नहीं कर। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से मैं ज़्यादा जिनको खतरा है उनके बारे में बात कर रही थी, डॉक्टर दिव्या कजारिया, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने भी बताया कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो स्मोकर्स हैं, जो अल्कोहलिक हैं या किसी भी तरह से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि जो डायबिटिक हैं या जो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं,
उनके में इसके लिए वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनके में होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा, इंडियन पॉपुलेशन में एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की भी संभावना ज़्यादा रहती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो एक कंडीशन वो भी हम देख रहे हैं कि जिसमें हम ये पा रहे हैं कि आजकल ये कंडीशन है। और जो इंडियन पॉपुलेशन में है वर्म इन्फेस्टेशन भी एक हो सकता है। और अभी तो कोविड के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें लीवर डिरेंजमेंट है। अब वो कोविड से कैसे लिंक है ये अभी कहना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी स्टडीज चल रही हैं, ऑनगोइंग है। लेकिन लीवर डिरेंजमेंट, इसीलिए अल्कोहल को भी हम कहते हैं, और जिसमें लीवर, जैसे कि फैटी लीवर पेशेंट है अगर ग्रेड 4 ग्रेड 3 के, तो उनके में भी ये चांसेस रहते हैं क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये कंडीशन ऐसी हो सकती है जिनके में कि हम ये माने कि ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं निमोनिया डेवलप करने में। नॉर्मल से उनके में ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप होने के लिए निमोनिया को। ठीक है डॉक्टर जैना, जो प्रकार हमें शुरू में बताए थे डॉक्टर नानगिया ने कि फंगल, बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया हो सकता है, सामान्य तौर पर अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो क्या कारण क्या होता है निमोनिया होने के पीछे, क्यों किसी को निमोनिया हो सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया कि बैक्टीरियल वायरल ये तो डायरेक्ट कॉज है। हाँ। पर इसके पीछे अगर हम जाए, जैसे इंडियन पॉपुलेशन में मेलन्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, तो मेलन्यूट्रिशन एक मेजर कॉज है न्यूमोनिया एक्वायर करने के लिए। या न्यूमोनिया जिसको हो गया, ऐसे लोग का मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें डेथ का चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे बच्चे हैं, वल्नरेबल ग्रुप है, और एल्डरली पीपल है, ये वल्नरेबल ग्रुप है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वल्नरेबल ग्रुप है, और जो कोमॉर्बिडिटी है वो वल्नरेबल ग्रुप है। तो ऐसे केसेस में अगर मेलन्यूट्रिशन है, और जैसे कि आजकल जिंक सप्लीमेंट की बात किया जाता है, अगर जिंक की डेफिशिएंसी किसी में हो तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, जैसे डॉक्टर दिबे ने बताया अल्कोहलिज्म एक मेजर कॉज है। तो ये पीछे अगर हम जाए, मेलन्यूट्रिशन, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, और जैसे फैमिली के अंदर थ्रू जनरेशंस ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे बच्चों, किसी को अगर कोई खांसी, बलगम इस टाइप की बीमारी हुआ जिसमें अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ वेदर इट इज न्यूमोनिया और नॉट, पर एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये पता चलता ही है। तो ऐसे केसेस में उनके साथ जो दूसरे मतलब जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग के साथ ना रुके, रात को बेड शेयर ना करे, तो ऐसी चीज पे काफी ध्यान देना पड़ता है। फैमिली के अंदर ही अपना प्रोटेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे बुजुर्ग से बच्चों में, बच्चों से बुजुर्गों में, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है खांसी के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया वायरस हम छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये फैमिली के अंदर ही ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी में बाहर जाते हैं, तो उसमें भी स्प्रेड होने का चांसेस रहते हैं। मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब तो कॉजेज है ही, साथ में कुछ ऐसे केसेस है जो एटिपिकल बैक्टीरिया जिसको अभी भी हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। तो एटिपिकल बैक्टीरिया, फैंसी बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स अभी भी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया, कुछ केसेस है जिसमें हमको कॉज पता नहीं चलता है, तो ये ऐसे कॉज है जिसमें एटिपिकल बैक्टीरिया कॉज करते हैं, पर उसका हमको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, उसको डायग्नोसिस करना, उसको इन्वेस्टिगेशन उसका करना बड़ा डिफिकल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन फोकस मैं जो बताना चाहूँगा, मेलन्यूट्रिशन, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, और विटामिन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, और जैसे अल्कोहलिज्म, ये एक बहुत मेजर कॉजेस होते हैं, मतलब प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस। दे आर नॉट डायरेक्ट कॉजेस बट प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस। ठीक है। और डॉक्टर नानगिया, क्या किसी को अगर निमोनिया हुआ है या फिर कोविड-19 निमोनिया है, क्या वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पर काफ़ी लंबे समय तक असर डाल सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जब कोई एक व्यक्ति गुजरता है, तो उसके बाद जो उसका इम्यून सिस्टम है वो काफी अफेक्ट हो जाता है। ये हमने देखा है, डेंगू के साथ भी देखा है हमने, साधारण निमोनिया के साथ भी देखा है, H1N1 इन्फ्लुएंजा के साथ भी देखा है हमने, और अब हम कोविड के साथ भी यही देख रहे हैं कि ऐसे जब भी इन्फेक्शन आते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस करते हैं, तो सारा जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसी की तरफ फोकस हो जाता है, उसी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं।
कुछ दवाइयां भी ऐसी चलती हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं। इन सब से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया इनसे कवर नहीं होते हैं वो फिर फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं या वायरसेस फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है। तो दो कारण की वजह से इम्यून सिस्टम के ऊपर फर्दर स्ट्रेस पड़ता है, एक जो हम दवाइयां देते हैं और एक जो इन्फेक्शन ऑलरेडी है जो आपके इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। इस वजह से कहा जाता है कि जब भी आप किसी वायरल इन्फेक्शन से बाहर निकले या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से निकले, एकदम से वापस अपने काम पे ना चले जाएं, एकदम से वापस सोसाइटी में घूमना फिरना शुरू कर दें। हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते का रेस्ट लें, कंप्लीटली रिकवर करें फुल्ली, उसके बाद ही बाहर निकले, नहीं तो आपको खुद को इन्फेक्शन होने का खतरा रहे। ठीक है। डॉक्टर दिव्या, आयुर्वेद में किस तरह से इलाज निमोनिया या कोविड-19 निमोनिया को लेकर होता है, क्या तरीके अपनाए जाते हैं इसके लिए? बेसिकली कुछ चीज़ें जो हम सिम्टम्स के आधार पे होती हैं, जैसे कि पेशेंट में इसमें सिम्टम्स होते हैं हाइटेड फीवर से, मतलब ज्वर बहुत तेज आना, बुखार तेज, ठंड लग के आना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, बलगम में खून आ जाना, सीने में दर्द होना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ये लक्षण उत्पन्न हो तो फिजिशियन को कंसल्ट करें। अगर आपके पास नियर बाई आयुर्वेदिक फिजिशियन है तो उनको कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें जो होती है कि प्रोटोकॉल बेसिस ट्रीटमेंट होता है और ये पूरी तरह फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो सीवियरिटी कैसे असेस करता है। कुछ कॉमन ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जैसे अगर आपको फीवर आ रहा है तो कॉमनली अगर आपके घर में, सभी के घर में मिल जाती हैं, त्रिफला है, तो त्रिफला को सिर्फ 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल के आधा गिलास रह जाए छान दीजिए, और उसके साथ महासुदर्शन घनबटी 3 टैबलेट लेने से फीवर में वो रिलीज करता है। ये सबसे सेफ ड्रग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे जो प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से दी गई हो, उसमें जो ड्रग्स दी गई हैं उनको फॉलो करें। जैसे संशमनी बटी है, गिलोय का भी रोल बहुत अच्छा है, वो एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। श्वसन संस्थान में होने वाले शोथ को दूर करती है। जैसे जब इन्फेक्शन होता है तो श्वास की नलिकाओं में शोथ उत्पन्न हो जाता है और शोथ होने के कारण वहाँ तरल पदार्थों का इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहले शोथ को कम करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे त्रिकटु सिंपली बहुत सिंपलेस्ट ड्रग है जो कि घरों में मिल जाती है। लौंग, दालचीनी, तेजपत्र, ये बहुत अच्छे, ये 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस पर हम लोग अभी इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर इसके एक्शन को देखने के लिए। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन, इसको आप 4 से 5 लौंग, 3 से 4 पत्ते तेजपत्ता और दालचीनी का 1 टुकड़ा, इसको 1 गिलास पानी में उबालें और आधा गिलास रह जाए तो छान के पी सकते हैं। इसी प्रकार से नीम की पत्ती, नीम, गिलोय, त्रिफला और मधुयष्टि, इन चारों का कॉम्बिनेशन 10 से 15 पत्ती नीम की, गिलोय आधा चम्मच त्रिफला और आधा चम्मच मुलेठी। मुलेठी यहाँ म्यूकोलिटिक की तरह काम करती है। जो म्यूकस प्लग बन जाते हैं उसमें, जो म्यूकस प्लग बनने से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पेशेंट में निमोनिया में, तो ये म्यूकोलिटिक भी होती है और कई तरह से म्यूकोकाइनेटिक एक्शन भी इसका है। डॉक्टर नानगिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी एलोपैथी में किस तरह से इलाज होता है निमोनिया या फिर कोविड-19 निमोनिया की अगर हम बात करें, और कितना जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? देखिए, कोविड-19 निमोनिया तो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमें ज्यादा अभी मालूम भी नहीं है। कई दवाइयों का ट्रायल हो चुका है जिसमें रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, उससे पहले HCQS को ट्रायल कर चुके हैं, फिर अभी डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है। ये सब दवाइयां जो हैं होती तो किसी और पर्पस के लिए यूज थी, पर इनको रीयूज करने के लिए या न्यू यूज करने के लिए अभी ट्राई किया जा रहा है इन कोविड-19। ठीक है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है या कोई भी एंटीवायरल ऐसी दवाई अभी तक नहीं मिली है जिसको हम 100% कह सकते हैं कि हाँ ये दवाई इसमें काम करती है कोविड में। पर फिर भी हम लोग, क्योंकि कुछ उम्मीद है कि आइवरमेक्टिन, कुछ लोग कहते हैं आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सी का कॉम्बिनेशन दिया जाए, कुछ लोग फेविपिराविर एक दवाई आती है जो एंटीवायरल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब पेशेंट सिक हो जाता है, हॉस्पिटल में आता है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और दोनों लंग में निमोनिया हो रहा होता है, तो फिर हम उसको रेमडेसिविर भी देते हैं। ठीक है। इन सब के साथ साथ बहुत जरूरी है कोविड के अंदर स्टेरॉइड यूज करना। स्टेरॉइड से देखा गया है कि इन्फेक्शन जो है अंडर कंट्रोल जल्दी आता है। अगर कोई एक दवाई है जिसने ओवरऑल चेंज इन आउटकम पाया है, वो है स्टेरॉइड के साथ। ना रेमडेसिविर, ना कोई और एंटीवायरल ड्रग, किसी से कोई फर्क नहीं हुआ है। पहले लोगों ने जो HIV की ड्रग थी लोपेनोविर, रिटोनोविर, वो भी ट्राई करी है, पर किसी दवाई से कोई ज्यादा फायदा नहीं। ठीक है डॉक्टर नानगिया, इसका मतलब ये है कि
एक तरह से लक्षण दिखे तो डॉक्टर के पास जल्द जाएं। डॉक्टर अपने हिसाब से जो मरीज़ है उसे देखकर इलाज ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर जिना, आखिर में मैं होम्योपैथी के नज़रिए से इलाज समझना चाहूँगी, क्योंकि होम्योपैथी थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर अपनाता है। और क्या हम एक तरह से एलोपैथी या अगर आयुर्वेद दवाई ले रहे हैं तो निमोनिया के समय होम्योपैथी में साथ में क्या इसका सहारा लिया जा सकता है? छोटा सा कमेंट आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, होम्योपैथी में आपने बोला प्रिवेंटिव, एज प्रिवेंटिव आर्सेनिक एल्बम बोला गया था और वो बहुत जगह यूज हुआ, बहुत डिपार्टमेंट में, सरकारी दफ्तरों में यूज हुआ और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और जो स्वास्थ्य सचिव है राज्यों के, ऐसे लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करके इसको सपोर्ट किया। हाल ही में मैं आपको बताऊंगा, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने होम्योपैथी दवाई जैसे माइल्ड और मॉडरेट केसेस में जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स है, ऐसे लोगों में होम्योपैथी दवाई देने के लिए उन्होंने बताया। हाल ही में आजकल में ही एक दिल्ली उच्च न्यायालय का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि होम्योपैथी को मौका दिया जाए। जैसे माइल्ड और मॉडरेट केसेस में कोविड को ट्रीटमेंट करने के लिए। आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीवियर केसेस में भी अगर होम्योपैथी साथ में किया जाता है, अगर होम्योपैथी को मौका दिया जाए, आजकल कंसेप्ट ये आ रहा है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कंसेप्ट आ रहा है। हम एलोपैथी को विरोधाभास नहीं करते हैं। एलोपैथी का हम भी जब ऐसे सिचुएशन में जब होम्योपैथी से नहीं हो रहा है, तो कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि होम्योपैथी से ही टिके रहो और दूसरी दवाई मत लो। तो हम ऐसे लोगों को एलोपैथी में भी रेफर करते हैं। पर होम्योपैथी अगर सीवियर केसेस में साथ में दिया जाए तो दूसरी रिसर्च, जैसे डेंगू की केसेस में हेडगेवार अस्पताल दिल्ली में ही रिसर्च हुआ था, जिसमें देखा गया कि जो कटशॉट होता है, इलनेस कटशॉट होता है, जल्दी रिकवरी होता है। जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस में गोरखपुर में स्टडी हुआ है, जिसमें भी देखा गया है जो कि एलोपैथी के साथ होम्योपैथी दिया तो ऐसे केसेस में हॉस्पिटल स्टे जो है वो कम हो जाता है। तो हमको मौका देना बहुत जरूरी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अभी सरकार हमको सपोर्ट कर रहा है, पर उसको सब डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो यानी होम्योपैथी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और साथ में आयुर्वेद और अगर एलोपैथी का भी सहारा कोई ले रहे हैं तो होम्योपैथी भी साथ में अगर ली जाए तो मददगार साबित हो सकती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर नानगिया, डॉक्टर दिव्या कजारिया, डॉक्टर जिना, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि कोरोना के काल में निमोनिया का खतरा ज़्यादा है, इसलिए आप भी अपनाइए आज दी गई ज़रूरी सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रखिए अपना अच्छे से ख्याल और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।